Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is me Kusum ma'am. I hope you all are doing good. In this lecture हम क्या करेंगे, हम करंट अफेयर के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो न्यूज़ में रहे रिसेंटली। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, स्पेशली इंडिया के लिए आपको ये देखना है क्योंकि इस बार इसमें डिक्लाइन आया है। और दूसरा पीएम श्री स्कीम जो है वो टीचर्स डे से ज़्यादा न्यूज़ में रही और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का देखेंगे, तो हम सारे इसके रीजंस देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है वो सब हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, HDI की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021-22 का रिपोर्ट जो अभी आया उसके हिसाब से इंडिया की रैंक जो है वो 132 है। क्या है? 132 आउट ऑफ आई थिंक 191 नेशंस में से 132 है। ऑब्वियसली तो ये दिख रहा होगा कितना नीचे वाला रैंक है। और 2020 में हमारा रैंक 130 था, अब ये स्लिप हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। इंडिया का रैंक 132 आया है। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली भी। अब ये जो डिक्लाइन हुआ है HDI स्कोर में, ये ओवरऑल वर्ल्ड में भी देखा गया कि जो लाइफ स्टैंडर्ड है लोगों का उसमें डिक्लाइन आ गया है। सबसे बड़ा रीज़न क्यों आ गया है? सबसे बड़ा रीज़न दिखाया गया है कि ग्लोबल फॉल भी जो हुआ है इस HDI में वो क्यों है? इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 पैंडेमिक आया उसकी वजह से। अब आप बोलोगे कि मैम इसी इंडेक्स में क्यों ऐसा ज़्यादा डिक्लाइन आया कोविड की वजह से, वो मैं आपको समझाऊंगी। जो रिसेंटली रिपोर्ट आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22, उसमें ये देखा गया कि कोविड की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ओवरऑल वर्ल्ड में जो ग्रो कर रही थी कंट्रीज़, उन सब में जो है डिक्लाइन देखने को, बहुत सारी मैक्सिमम कंट्रीज़ में डिक्लाइन देखने को मिला और इंडिया में भी डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। द वर्ल्ड ओवर 9 आउट ऑफ 10 कंट्रीज हैव स्लिप्ड इन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट परफॉर्मेंस। देखो, मल्टीपल रीजंस क्या है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कोविड-19। देखो कैसे कोविड-19 जब आया सबसे पहले क्या हुआ, हेल्थ इश्यूज हो गए, है ना। कोविड-19 जिसको भी कोविड हुआ उसका जो है हेल्थ बिगड़ गया है कि नहीं, हेल्थ एक्सपेंडिचर उस पर बढ़ गया। बाकी डिजीज़ को क्या हो गया, डॉक्टर्स एड्रेस नहीं कर पाए क्योंकि हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल्स बन गए। तो इससे क्या हुआ, हेल्थ इंडिकेटर इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? हेल्थ स्टेटस इंक्रीज हो गया लोगों का या डिक्रीज हो गया? हेल्थ स्टेटस डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, जब कोविड हुआ उससे क्या हुआ, कोविड से स्कूल्स बंद हो गए। अब जब स्कूल्स बंद हो गए, मुझे बताओ एजुकेशन वाला स्टेटस राइज हो गया कि डिक्रीज हो गया? स्कूलिंग वाला राइज हो गया कि डिक्रीज हो गया? अब जितनी देर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रहे थे कि सब बच्चे स्कूल जाए, अब जो जाते भी थे उनके लिए भी स्कूल्स बंद हो गए, तो एजुकेशन वाला स्टेटस भी क्या हो गया, डाउन हो गया है कि नहीं। उसके बाद कोविड-19 में क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आई थिंक 70% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, ठीक है। इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई, कारखाने शट डाउन हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वर्क फ्रॉम होम वो भी 50%। तो इससे क्या हो गया, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, जो हमारी इनकम है वो भी कम हो गई। जैसे लेबर क्लास है वो बेचारे क्रश हो गए, है कि नहीं। अब देखो इसका क्या रिलेशन है। तो कोविड में मैंने आपको दिखाया हेल्थ स्टेटस गिर गया, एजुकेशन स्कूल्स बंद हो गए, इकोनॉमिक में बैकफॉल हो गया। अब देखो जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये इन्हीं 3 इंडिकेटर्स को मेजर करता है। एक तो ये मेजर करता है हेल्थ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। दूसरा ये स्कूलिंग का एजुकेशन इंडेक्स देखता है। तीसरा ये नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है ग्रॉस नेशनल इनकम वो देखता है, ठीक है, इनकम लेवल कितनी है लोगों की। तो यही 3 इंडिकेटर्स में मेजर होता है। अब यही 3 इंडिकेटर्स कोविड की वजह से बुरी तरह गिर गए, तो अब ऑब्वियसली ये ऑब्वियस ही था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ओवरऑल ग्लोबल और स्पेशली इन इंडिया भी क्या होता, डिक्लाइन होता। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में डिक्लाइन ही हो गया। बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो रीज़न यहाँ पे देखे है कि वॉर इन यूक्रेन जो हुआ, स्टार्ट वॉर यूक्रेन में, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और उसके बाद एनवायरमेंटल चैलेंजेस जितने भी हैं अभी भी, तो उससे भी क्या हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे फ़र्क पड़ा। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है,
सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इन इंडिकेटर्स में किस पे आ गया? सबसे ज़्यादा डिक्लाइन वो आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई, 72.8 ईयर्स थे 2019 में और 71.4 ईयर्स ही आ गया 2021 में। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इसी में ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एवरेज में जो है एवरेज कितने सालों तक एक इंसान ज़िंदा रहेगा, हम चाहते हैं कि बढ़ जाए, लेकिन ये घट गया। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ही मेजर डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश। अब आप बोलेंगे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता कौन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, यूएनडीपी डी से याद रख लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी देता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये क्या क्या मेजर करता है? देखो ये तीन सेक्टर्स को मेजर करता है। एक मैंने बोला कि हेल्थ है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन, तीसरा ग्रॉस नेशनल इनकम। अब उसमें से ये 4 को देखता है, उसमें अंदर से 4 इंडिकेटर्स को देखता है। सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो कि हमें यहाँ से SDG 3 भी है हमारा, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखता है। यहाँ से एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन में 2 चीज़ों पे ध्यान रखता है, एक तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, जो SDG 4 है हमारा एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जो कि SDG 8 में आता है। ठीक है, तो तीन सेक्टर्स पे ये मेजर करता है अंदर से, लेकिन 4 जो है 4 इंडिकेटर्स है। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये तो आ गया किस में? हेल्थ में। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग किस में आता है? एजुकेशन में। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा किस में आता है? ये आता है इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम वाले में, इकोनॉमिक वाले सेक्टर में। ठीक है, तो यही एक रीज़न था कि क्या हुआ कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें डिक्लाइन हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे इंडिया का रैंकिंग इसमें लो है, इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस बार श्रीलंका इंडिया से आगे है, मालदीव्स इंडिया से आगे है, ईरान इंडिया से आगे है, भूटान भी इंडिया से आगे है। ठीक है, कोविड की वजह से इन तीनों सेक्टर्स में क्राइसिस हुआ। हमारा जो ग्राफ था ये ऊपर की ओर जा रहा था, क्या यहाँ की ओर जा रहा था, अब ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब ये जब नीचे आ गया ना, ये पता है किस लेवल पे आ गया? ये आ गया 2015 लेवल पे। देखो 2015 में क्या हुआ था, 2015 से हमने ये इम्प्रूव हो गया था, ग्राफ और इम्प्रूव हो गया था। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आ गया, जिससे एनवायरमेंटल चैलेंजेस ठीक करने को बोला गया था, और उस वजह से हेल्थ का भी जो है हमारा हेल्थ भी ठीक रहता और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ठीक रहती। तो 2015 में एक तो पेरिस एग्रीमेंट आ गया था, और 2015 में जो SDG गोल्स के लिए हमने किया था, SDG गोल्स 2030 जो हमने लिए थे वो भी 2015 में किए थे। तो उस पर जब काम करना स्टार्ट किया कंट्रीज़ ने, स्पेशली इंडिया ने भी, तो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो उसका ग्राफ ऊपर चलता गया। लेकिन जब जो ये बैकफॉल हुआ है वो अभी हम वापस 2015 वाले लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक, ये जो इंडेक्स है ये इसके साथ साथ ये भी मेजर करता है इनइक्वालिटी इन अचीवमेंट बिटवीन द वुमेन एंड मैन इन 3 डायमेंशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। इन 3 एरियाज में हम देखते हैं कि इनइक्वालिटीज भी कितनी है मैन और वुमेन में। तो ये इंडिया का थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, HDI स्कोर कितना है इंडिया का? 0.633 प्लेस। ठीक है, तो बाकी इसमें यही है कि कोविड-19 की वजह से ही इसका बैकफॉल हो गया। और इसमें ये भी देखने को मिला कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिली किसमें? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिली इंडिया में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्रक्स निकाला इसका। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली एक पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट है, महबूबुल हक
ठीक है। पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट था जिसने ये इंडेक्स लाया, और आपको इसमें यही याद रखना है कि 3 सेक्टर्स, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हम मेजर करते हैं। और इस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में ही आएगा, उसी में डिक्लाइन ज़्यादा आ गया है, ठीक है। इतना याद रहा आपको। इसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी एक स्कीम, वो है पीएम श्री। पीएम श्री जो है, द प्राइम मिनिस्टर ऑन टीचर्स डे अनाउंस्ड दैट अंडर अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेम्ड पीएम श्री 14,500 schools will be upgraded across India to showcase the components of the new education policy 2020। ठीक है, वैक्यूम करना है यहाँ पे। तो जो नई स्कीम लाई है प्राइम मिनिस्टर ने, कब, जब टीचर्स डे हुआ था रिसेंटली 5 सितंबर को, तो उसमें बताया गया है कि 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। क्यों अपग्रेड किया जाएगा? जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया, और इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम श्री का? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ओवरहॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी चाहती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको ओवरहॉल किया जाए। इसमें इन स्कूल्स में मॉडर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल और होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पोर्टिंग एजुकेशन इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें स्मार्ट बोर्ड्स, उसमें टॉयलेट फैसिलिटीज़, उसमें जो है खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से, और मॉडर्न जितनी भी चीज़ें हैं जो चाहिए एक स्कूल में, सो दैट इसको एक सोफिस्टिकेटेड स्कूल बनाया जाए, वो रखी जाएंगी। इसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग सेंट्रिक वे ऑफ टीचिंग पे, ठीक है। Focus of the scheme will be on modern infra including latest technology, smart classrooms, sports and more। तो इसमें पीएम श्री स्कूल जो है, इनमें ज़्यादातर फोकस किया जाएगा जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, या स्मार्ट क्लासरूम्स हम कैसे बनाएंगे, स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी से होनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। दीज स्कूल्स विल बिकम मॉडल स्कूल्स विच विल एनकैप्सुलेट फुल स्पिरिट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यही जो 14,500 स्कूल्स बताए गए इसमें थ्रू आउट कंट्री, ये मॉडल स्कूल्स बनेंगे, सो दैट कि बाकी स्कूल्स इनको देख के फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम करना स्टार्ट करें। ये स्कूल्स जो है, जितने भी इन स्कूल्स के विसिनिटी में बाकी स्कूल्स होंगे, उनको ये ऑफर करेंगे मेंटरशिप, सो दैट कि उनको भी ये गाइड करे कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम करेंगे। दीज स्कूल्स विल डेवलप एज अ ग्रीन स्कूल्स विद वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकलिंग, वाटर एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इन करिकुलम। तो ये स्कूल्स में एनवायरमेंटल पे भी फोकस बहुत होगा। इसमें याद रख लेना ये पॉइंट, वाटर कंजर्वेशन पे इस पे ध्यान किया जाएगा कि स्कूल में ही वाटर कंजर्व किया जाएगा, वाटर रिसाइकलिंग पे इस पे कदम उठाया जाएगा, इन स्कूल्स में एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल हम कैसे अपनी लाइफ में जो है ऑर्गेनिक्स पे ज़्यादा केमिकल्स को अवॉइड करेंगे हम, और ऑर्गेनिक्स पे ही हम जो है रिलाई करेंगे, उस पे भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी किसके बारे में? पीएम श्री जो रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम लाई गई, किसने? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की टीचर्स डे पे, जब रिसेंटली टीचर्स डे था उसी दिन ये लॉन्च की गई। उसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म किसको हम बोलते हैं? देखो, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वर्ड जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और रिवाइज कराऊंगी। सेक्युलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया, लेकिन ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 to 28 पार्ट 3 में रखे गए थे, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, ठीक है। तो सेक्युलर मतलब होता है कि जब वो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री इसलिए है क्योंकि ये हर एक रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट करती है, हर एक रिलीजन को इक्वली अपलिफ्ट करती है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे प्रधान जो ये क्या बोलते हैं स्कीम को, प्रसाद स्कीम के अंडर आप देखोगे श्राइन्स पे भी काम किया गया, टेम्पल्स में भी काम किया गया, गुरुद्वारों पे भी काम किया गया। तो यहाँ पे स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पे हर एक रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाता है। अब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इज वेयर द स्टेट प्लेज एन एनेबलर रोल इन द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द रिलीजियस फ्रीडम्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है जहाँ पे स्टेट एनेबलर रोल प्ले करेगी, कि मतलब इनको जो रिलीजन है उनको और बढ़ावा देना, उनको और रेस्पेक्ट देना, और उन जैसे रिलीजन
रिलीजियस प्लेसेस हैं उनमें और आसानी पैदा करना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट एक एनेबलर रोल प्ले कर रहा है ना, जब श्राइन्स में वो टॉयलेट्स फैसिलिटी रखेगा, वाटर फैसिलिटी रखेगा, वो एक एनेबलर रोल प्ले करता है। लेकिन जो नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है वो होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन दिखाते हैं स्टेट एंड रिलीजन, वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है, वहाँ पे स्टेट किसी भी रिलीजन को कोई अपलिफ्टमेंट नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। ए नेशन परफॉर्म्स पॉजिटिव सेकुलरिज्म व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर कंट्री हैज़ मोर पावर देन द रिलीजन। वो उस कंट्री में जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म दिखेगा जिस कंट्री में रिलीजन से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल होगा। और हमारे यहाँ भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर यहाँ पे सब कुछ चलता है। अगर हमें लगेगा कोई रिलीजियस प्रैक्टिस हार्मफुल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसको रोकी जाएगी। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारे वो दर्दनाक मतलब एक्टिविटीज़ की जाती थी, वो हेड पे रह के उल्टा करके वो नाचना जिससे हार्म हो सकता है, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी होती है डिफरेंट रिलीजन्स में जो एक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है या हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ है, उसको रोका जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत है। तो जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता है, उस वही कंट्री दिखा सकती है क्या पॉजिटिव सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सिविक अफेयर्स एंड स्टेट। यूजुअली सेकुलरिज्म को हम बोलते हैं कि जब एक स्टेट रिलीजियस वाली चीज़ों को अलग कर दे अपनी गवर्नमेंट चलाने से, ठीक है, अलग दो चीज़ें अलग अलग मानी जाती है। लेकिन पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है जब वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेबल करता है इनको। It may be broadened to a similar position seeking to remove or to minimize the role of religion in any public sphere। तो इसको और ब्रॉडन कैसे करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि आप किसी पब्लिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में फोर्स नहीं करोगे बच्चों को कोई पर्टिकुलर रिलीजन का जो है प्रे करने का या कुछ, ठीक है। तो पब्लिक लाइफ्स में इस रिलीजन को कम करना गवर्नमेंट लाइफ्स में, उसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी जो रिलीजन होगा उससे लगेगा कि माइनॉरिटी को लगेगा कि हमें ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसमें यही बेसिकली मकसद होता है कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटी भी है, यहाँ पे ज्यूज़ है, यहाँ पे जैन्स है, यहाँ पे बुद्धिस्ट्स है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, यहाँ पे मुस्लिम्स है, सिख्स है, उनको नहीं फील होना चाहिए कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि कोई हमें डोमिनेंट है, यहाँ पे कोई हमें डोमिनेट कर रहा है, कोई हमें सप्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रखा गया है और उसके साथ साथ प्रीएम्बल में भी सेकुलर वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस ही जो है, बेसिक पिलर ही है, वो है जस्टिस एंड इक्वालिटी। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का होता है और जस्टिस और इक्वालिटी आप तब प्रोवाइड कर सकते हो जब आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तीन थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पीएम श्री स्कीम और पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये जो है लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप आगे और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिए। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।